आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरबीआई ने आम लोगों को दिया झटका, नहीं कम की लोन और ईएमआई। आरएसएस के शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कई बार संघ को कुचलने की हुई कोशिश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी से सवाल, कहा ट्रंप के गाजा प्लान का स्वागत, लेकिन फिलिस्तीनियों की अनदेखी क्यों। प्रधानमंत्री होते तो पहलगाम हमले के बाद क्या करते, ओवैसी ने दिया जवाब, क्यों कहा ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सपा नेता अबू आजमी को मनसे नेता ने दी धमकी, मराठी बोलने से किया था इनकार। बरेली जाने पर पुलिस ने रोका तो भड़के सांसद इमरान मसूद, कहा चुनाव हारने का डर। गायत्री प्रजापति पर हुए हमले को पत्नी महाराजी देवी ने बताया साजिश, सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में बढ़ेगी भारतीय कर्मचारियों की दिक्कत, बदल गया ये बड़ा नियम। अब समाचार विस्तार से। आरबीआई ने आम लोगों को बड़ा झटका देते हुए लगातार दूसरी बार एमपीसी की बैठक में पॉलिसी रेट में कोई कटौती न करने का फैसला लिया है। आरबीआई के 6 में से 5 मेंबर्स ने रेपो रेट में कोई भी कटौती न करने का वोट किया। मौजूदा समय में आरबीआई रेपो रेट 5.50% है। इससे पहले अगस्त के महीने में भी आरबीआई की ओर से पॉलिसी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। वैसे कई अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि आरबीआई सभी को सरप्राइज देते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरबीआई के सामने महंगाई और टैरिफ की वजह से ग्रोथ में संभावित गिरावट के ऐसे कारण थे जिनकी वजह से रेपो रेट में कटौती की जा सकती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि रेपो रेट में कटौती न करने का फैसला काफी स्ट्रेटेजिक है। इसके कारण भी हैं। रेट कट करने से ग्रोथ में इस वित्तीय वर्ष में कोई फायदा नहीं दिखता। आरबीआई गवर्नर की स्पीच से संकेत मिलते हैं कि दिसंबर के महीने में पॉलिसी में रेट कट हो सकता है। आरबीआई एमपीसी मौजूदा साल में रेपो रेट में 1% की कटौती कर चुका है। फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जबकि जून के महीने में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया गया था। वैसे आरबीआई की एमपीसी में महंगाई अनुमान में बड़ी कटौती की है। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी देते हुए कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में महंगाई अनुमान में 0.50% की कटौती की गई, जिसके बाद देश का महंगाई अनुमान 2.6% कर दिया गया है। अगस्त की मीटिंग में यह अनुमान 3.1% किया गया था, जो पहले 3.7% था। इसका मतलब है कि आरबीआई महंगाई के अनुमान में लगातार कटौती कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई ग्रोथ को लेकर भी काफी आशावादी दिखाई दिया। एमपीसी ने ग्रोथ के अनुमान में 30 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% रहने की संभावना है। इससे पहले आरबीआई का अनुमान 6.5% लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि आजादी के कई बार संघ को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन संघ वट वृक्ष की तरह खड़ा रहा। उन्होंने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुए संघ के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि एक खास डाक टिकट जारी किया था। इसके साथ ही सिक्का भी जारी हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि स्वयंसेवकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कोरोना काल में देश की मदद की थी। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई,
जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। यही परम पूज्य गुरु जी का ऋषि तुल्य व्यक्तित्व था। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चटावल में सेना और पुलिस द्वारा 2 खेल मैदानों पर कब्जा किए जाने पर कहा कि मेरे ख्याल से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट्स की सराहना की थी। हम समझते हैं कि नौजवानों के लिए इस ग्राउंड की आवश्यकता है। उनसे मेरी गुजारिश है कि इस ग्राउंड को यहाँ के लोगों के लिए रहने देना चाहिए। इस जगह का इस्तेमाल करते हैं और आपको पता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में कोई 1 महीना पहले जो मन की बात में उन्होंने खुद जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट्स की सराहना की, जब वहां वहीद साहब ने पुलवामा में एक मैच ऑर्गेनाइज किया था। तो जब हम समझते हैं कि हमारे नौजवानों के लिए इस ग्राउंड की अहमियत है, यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ जनाजे उठते हैं, इन लोगों के पास और कोई जगह नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो आर्मी है, यहाँ के कोर कमांडर साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस ग्राउंड को यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को खदशा है। जिस तरह यहाँ फेंसिंग यहाँ से उठा के वहां बनी है, यहाँ लोगों को खदशा है कहीं आर्मी इसमें कुछ और काम शुरू ना कर दे। तो मेरी गुजारिश है, जो कोर कमांडर साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी कि वो, उनसे पहले भी मेरे ख्याल में एक बातचीत हुई है कि इस ग्राउंड को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस किया जाए, इन्हीं के लिए रखा जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो खुदा ना खास्ता इसको ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, नौजवान बेरोजगार है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, और खेल एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ इतना बड़ा एरिया है जिसमें 1-2 लाख लोग रहते हैं। तो इस ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाना चाहिए, इस पे कब्जा नहीं होना चाहिए दोबारा से। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी महासचिव जयराम रमेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अच्छे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने और अपने दूसरे अच्छे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा के लिए घोषित नई 20 सूत्री योजना का स्वागत किया है। रमेश ने कहा कि मगर इस योजना पर बुनियादी और चिंताजनक सवाल अभी भी बने हुए हैं। आगे उन्होंने सवाल पूछा और कहा कि प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे में गाजा के लोगों का स्वयं कहाँ है। जयराम ने कहा है कि एक पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए रोड मैप कहाँ है। अमेरिका और इजराइल कब तक फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे की अनदेखी करते रहेंगे, जिसे संयुक्त राष्ट्र के 157 सदस्य देशों ने पहले ही मान्यता दे दी है और जिसकी पहल भारत ने नवंबर 1988 में की थी। पिछले 20 महीनों में गाजा में हुए नरसंहार के लिए जवाबदेही कहाँ है। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन भयावह अत्याचारों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है जिसमें गाजा के दसियों हजार निर्दोष नागरिकों की जान गई है। यह अत्यंत घोर नैतिक कायरता है और उस हर मूल्य और आदर्श के साथ विश्वासघात है जिसके लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। इस पत्र में सिद्दीकी ने हेडगेवार को स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माता बताया और कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। देश भर में, दुनिया भर में उत्साह है। शताब्दी वर्ष में लोग अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए अपना बलिदान देने वाले लाखों कार्यकर्ताओं को, लाखों स्वयंसेवकों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। ऐसे मन में मेरा भी एक विचार है, मेरे मन में एक विचार आया कि हम जो संघ के संस्थापक हैं परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब, उनको नमन करने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अगर हम भारत सरकार की तरफ से देश भर के लोग मिलकर अगर भारत रत्न का पुरस्कार दिलाते हैं तो एक सच्ची आदरांजलि होगी। मेरा भी ये भी मानना है कि ये पुरस्कार बहुत छोटा है उनके किए गए कार्यों के मुकाबले में, लेकिन जिस प्रकार से एक महापुरुष के चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प की कीमत नहीं देखी जाती, लेकिन वो भाव देखा जाता है। उसी भाव के साथ पूरा देश ये चाहता है कि डॉक्टर हेडगेवार साहब को भारत रत्न दिया जाए। इसीलिए मैंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है और मुझे पूरा विश्वास है
कि राष्ट्रपति महोदया इस पर विचार जरूर। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान उनके प्रधानमंत्री होने की कल्पना की बात पर उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ये ख्वाब देखने का मुझे शौक नहीं है, मैं हकीकत से वास्ता रखता हूं और अपनी पहुंच की हद जानता हूं। हमारा मकसद सिर्फ सत्ता में बैठना या मंत्री बनना नहीं है, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर मुझे कहना होगा कि पहलगाम के बाद हमारे पास पाकिस्तान को करारा जवाब देने का असली मौका था। एक प्रोग्रेसिव स्टेप मुसलमान ये ले सकते कि वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप जिसको सेकुलर समझ के वोट दे रहे वो इक्वली कम्युनल है बीजेपी की तरह। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। ये दूसरा ये है कि मुस्लिम समाज में यकीनन एक चर्निंग है, और वो चर्निंग क्या है, वो एक तब्दीली क्या है कि वो जब दूसरे कम्युनिटीज़ के प्रोग्रेस को देखते उनको भी ये ख्याल आता कि भाई मैं क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। तो यकीनन उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है एजुकेशन, अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बच्चियों के महिला एजुकेशन के लिए, ये कम्युनिटी में है। तीसरा ये है कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में सोशल ईवल्स रहते हैं। अब आप पॉपुलेशन का बोल रहे, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लेटेस्ट आया है वो सबसे ज़्यादा विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो TFR रेट गिरा है वो मुस्लिम कम्युनिटी का गिरा है। मगर फिर भी हमारे हिंदू भाई बहनों के TFR रेट से कम है, मगर ज़्यादा गिरा है। और एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं पॉपुलेशन का कि 21 में मुस्लिम, अगर शायद नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। और कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं हो सकेगा। इट विल स्टेबलाइज एट मे बी 20-21%। हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 2071 में। महाराष्ट्र में पुलिस ने एनसीपी-एससीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पिछले साल हुए कथित पथराव मामले की जांच बंद कर दी है। पुलिस ने अदालत में दाखिल एक बी-समरी रिपोर्ट के माध्यम के मामले को झूठा करार दिया। अधिकारियों ने आज ये जानकारी दी। पुलिस द्वारा उन पर पत्थर से हमले की जांच बंद करने और इसे झूठा बताने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीपी-एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि हालिया फॉरेंसिक रिपोर्ट पुष्टि करती है कि 2 व्यक्तियों ने अनिल देशमुख पर पत्थर फेंके, एक ने सामने के शीशे पर और दूसरे ने साइड के शीशे पर। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालात के कारण सब कुछ दबाव में किया जा रहा है। एक दिन पहले मेरे गाड़ी के ऊपर जोरदार पथराव हुआ। जो फॉरेंसिक का रिपोर्ट आया है, फॉरेंसिक का रिपोर्ट मैंने पढ़ा है एक जगह, वो कहता है कि अनिल देशमुख के गाड़ी के ऊपर 2 आदमी ने पथराव किया। एक ने बड़ा पत्थर सामने मारा, सामने के कांच को, और दूसरा पत्थर उसने बाजू के कांच को मारा, और उसके वजह से कांच फूट गए। और कांच फूटने के बाद में अनिल देशमुख के ऊपर सर को कार की अब कांच की चोट लगी, और इसमें 2 आदमी ने ये पत्थरबाजी की, ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट में बोला है। कहां पे भी ये जो घटना घटी है झूठ है, इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। उन्होंने ऑन दी कॉन्ट्री बोला है कि 2 आदमी ने पथराव किया, कांच फूट गया, और कांच फूटने से अनिल देशमुख के सर की ओर मार लग गया। इसमें ये समरी करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, आपको पता है किस प्रकार से प्रेशराइज करके सब काम होता है। जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन 10 महीने पहले मेरे ऊपर हमला हुआ, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद देवेंद्र फडणवीस बोलते कि अनिल देशमुख के ऊपर जो हमला हुआ है तो सलीम जावेद की कहानी है। मतलब इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, शुरुआत भी नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन की, उसके पहले ही नतीजा निकाल दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के एक बयान ने महाराष्ट्र में फिर से भाषा विवाद को जन्म दे दिया है। कल्याण रोड चौड़ीकरण विवाद पर अबू आसिम आजमी ने मराठी में प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म हो गया।
आज़मी ने मराठी मीडिया की मांग पर भी सिर्फ हिंदी में ही जवाब दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मराठी की जरूरत क्या है और यूपी के लोगों को मराठी भाषा कैसे समझ आएगी। भिवंडी में कहा कि यहाँ मराठी बोलने की जरूरत नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भिवंडी कारपोरेशन में मैं कमिश्नर से अपने डेलीगेशन लेके मिलने गया था। जब नीचे उतरा 10-15 टीवी वाले खड़े थे, वहां पर सबसे बात हो रही थी, तो एक ने कहा कि मराठी बोलिए। मैंने कहा देखो यहाँ बहुत सारे चैनल यहाँ पर हैं और मेरी आवाज से मुंबई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जानी है, तो आप एक टीवी के लिए मैं मराठी का यहाँ इकड़े मराठी बोलने की आवश्यकता ना है, मैं मराठी बोल सकता हूँ। मैं मराठी सीख रहा हूँ और ये जो है ना वावेला करने वाले लोग जो है ना ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं मराठी से मोहब्बत करता हूं और महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र से मोहब्बत करता हूं। आप मराठी सीख भी रहे, आपने पढ़ के भी बताई मराठी, कुछ तो जरा बताइए। अरे कितना बताऊं, सबको दिखा दिया मैंने, मराठी पढ़ रहा हूं, पढ़ना चाहिए, मगर ये दिखाने से किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी के डर से बोल रहा हूं। देखिए मैं सुबह रोज आना, हमारे दोस्त इमरान है, हमारे टीचर हैं, वो रोज आना मुझे ऑनलाइन सिखाते हैं और मैंने अपने स्टाफ से जो लड़के मराठी जानते हैं उनसे कहा तुम लोग मुझसे मराठी में बात किया करो, भले मैं तुमको जवाब शायद थोड़ा गलत सही दूं लेकिन धीरे धीरे से भी जाऊंगा। देखिए घुसने को घुसने बोलते हैं, चुराने को चोरने बोलते हैं, आप देखिए ना ये सीख रहा हूं, ये मैं किसी के डर से कर रहा हूं क्या? आपने आई लव मराठी। हाँ, कि आपसे जबरदस्ती असेंबली में मराठी बुलाई गई थी, जब आपने नहीं बोली क्या? नहीं, जब आती नहीं थी मुझे मराठी आती नहीं थी और मैंने स्पीकर से पूछा था, उन्होंने तुमको आसामी जबान भी तुम बोल सकते हो, तुमको बोलना है तो तुम जो है गुजराती जबान में शपथ ले सकते हो। तो मैं क्या किसी के डर से बोलूं क्या? हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और हिंदी जो है हिंदी को बढ़ाने के लिए असेंबली पार्लियामेंट में एक कमेटी है जिसमें 40-45 एमपी होते हैं कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट। बरेली में दंगे के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज खान आज बरेली के उच्च अधिकारियों से मिलने जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने देर रात ही उन दोनों नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी की ओर से मैं और शहनवाज ट्रेन से बरेली जा रहे थे और हमें 2 घंटे के अंदर ट्रेन से वापस लौटना पड़ा। उन्होंने हमें ये कहकर रोक दिया कि स्थिति अच्छी नहीं है, वे सांप्रदायिक नफरत की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे और हम तो 2 ही लोग थे यहाँ से, मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुँचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया, क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल ख़राब है। किस बात के लिए माहौल ख़राब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफरत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफरत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, क्या पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूँ। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ कि जबरदस्ती, अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो, सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में, मजार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, होटलों में अभी 2 महीने पहले कितनी लूटपाट हुई, पुलिस का डंडा नहीं उठेगा। समझा बुझा के शांत कर दिया, समझा बुझा के। ये समझाना बुझाना उपद्रवियों के लिए कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आप भी समझ रहे हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और गैंगरेप के मामले में सजायाफ्ता गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार ने उन पर जेल में हुए हमले को साजिश बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद करने का अनुरोध किया है। प्रजापति की पत्नी और अमेठी से विधायक महाराजी देवी ने इस हमले को साजिश बताया। महाराजी प्रजापति ने अपने पति पर जेल में हुए हमले के पीछे साजिश का दावा करते हुए कहा कि ये जो भी घटना हुई है ये साजिश के तहत हुई है। जिस जेल के अंदर बिना जांच पड़ताल के खाने पीने का सामान नहीं जाता, वहां आखिर चाकू कैसे पहुंच गया, ये सवाल बनता है।
सबसे नहीं मुलाकात हुई। अब हम तो यहाँ पे आए, न्यूज पे देखे थे चलेला, तो हम सब आए, अमेठी रहे थे हम सब लोग। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री टाइम दें, हमारे पति को जान का खतरा है। जेल प्रशासन ने किसी तरह की आपको जानकारी दी कि किस तरीके से? नहीं, अभी हमको कोई जानकारी नहीं मिला, हम तो बस न्यूज पे देख के आए। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी तो हालत तो ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। लिस्ट में से 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं, जबकि 21 लाख नाम जोड़े गए हैं। इसको लेकर अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वोट चोरी पूरे देश में हुई है, ये केवल बिहार की बात नहीं है। हमारी जानकारी में बहुत सी चीजें आ रही हैं। राहुल गांधी देश की जनता को इस बारे में बताने का कार्य जरूर करेंगे। देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊंगा, पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहाँ पर अगर कटे थे वो नाम उसमें आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। जारी कर दिया, क्या अभी भी मुद्दा ये रहेगा आगे, वोट चोरी वाला जो मुद्दा? नहीं, वोट चोरी तो देखिए चल ही रही है। वोट चोरी तो पूरे देश में हुई है, केवल बिहार की तो है नहीं। चीजें वहां से उठी हैं, पर वो पूरे देश में है, बनारस के अंदर है। अब तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर कि जहां पर इस तरीके के निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा है, और मुद्दा है बहुत मजबूती के साथ इन लोगों ने चोरी किया है, और उसे पूरी तरीके से मिलकर लोगों ने किया है। विशेष रूप से मैं काशी की बात करूंगा, बहुत सी चीजें जानकारी में आ रही हैं हम लोगों को, और वो बहुत, मैं समझता हूं कि वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी इसके बारे में सारी चीजों को जरूर देश की जनता को बताने का कार्य करेंगे, जैसा हम सब लोग, निश्चित तौर से हम सब लोग, जैसा हम लोग का प्रयास है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि जिस प्रकार आरएसएस शिक्षण संस्थानों में पद संचालन की बात कर रही है वो गलत है। जब हमारे लोगों ने इसका विरोध किया तो आरएसएस के लोगों ने उन्हें पीटा, उन्होंने पुलिस की उपस्थिति में उन्हें पीटा है। इस समय कोई भी विरोध नहीं कर सकता है, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हमारे यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के गुरु और हमारे प्रोफेसर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से, वैसे तो दोनों एक ही है, और आरएसएस ने जिस प्रकार से पद संचालन के काम करने की बात कर रहे हैं शिक्षण संस्थाओं के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये गलत है। और जब हमारे छात्रों ने उसका विरोध किया तो उनको आरएसएस के लोगों ने पीटा। आरएसएस के लोग जिस शस्त्र पूजन के लिए जो लाठियां लेके आए थे, उन लाठियों से उन्होंने पीटा, और पुलिस की उपस्थिति के अंदर पीटा, और पुलिस ने गाड़ियों को तोड़ने का काम किया। तो ऐसा नजर आ रहा था कि भाई ये सरकार किस प्रकार से तानाशाही कर रही है, यानी विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता, अपनी बात कोई रख ही नहीं सकता। तो इनकी गुंडागर्दी, इनकी तानाशाही, इनकी हिटलरशाही इसी प्रकार से चलेगी। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी कोई विरोध उठता है, कोई बात होती है, तो उसको दबाने का काम करती है, मुकदमे लगाती है। इससे पहले भी बच्चे प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी कोई आंदोलन करते हैं तो उनपे राजकार्य के विरुद्ध जो धाराएं हैं, वो धाराएं लगा के उनका भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं लोग, ताकि कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर सके। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि आप अपनी बात ही नहीं कह सको। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का माहौल बना रही है, क्योंकि हिंसा की हमारे यहाँ कहीं जगह नहीं थी, ये लोग हिंसा पैदा कर रहे हैं और उसका डर और भय दिखा के लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। ये लोग संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, बात मैं कहना चाहूंगा। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में भी भारतीय कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीज़ा के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने इसके आवेदन की फीस $1 लाख कर दी थी। अब ब्रिटेन ने भी अपने कानून बदले हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार ने घोषणा की है कि यूनाइटेड किंगडम में विदेशी कर्मचारियों को स्थायी निवास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
अब ब्रिटेन में रह रहे विदेशी कर्मचारियों को स्थायी निवास की अर्हता के लिए 5 साल की जगह 10 साल का इंतजार करना होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश गृह मंत्री शबाना मसूद ने कहा है कि प्रवासियों को खुद को अच्छा नागरिक साबित करना होगा और इसके लिए कई नए टेस्ट पास करने होंगे। उन्हें इससे कई और फायदे भी हो सकते हैं। उसके लिए नागरिकता हासिल करने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अस्थायी निवास के आवेदकों को दुगने इंतजार के साथ राष्ट्रीय बीमा में योगदान देना होगा। उन्हें हाई क्वालिटी की इंग्लिश सीखनी होगी। इसके साथ ही स्थानीय धार्मिक संस्थाओं में स्वयं सेवा करनी होगी। स्टार्मर सरकार ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है। इसी वजह से ये एक्शन लिया गया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के काफी लोग हैं जो पढ़ाई या काम के सिलसिले में लंबे वक्त से रह रहे हैं। लिहाजा ब्रिटेन सरकार के इस कदम का सबसे बड़ा असर भारतीय लोगों पर पड़ सकता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।